नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नील नदी पर। आसवान बांध विशेष रूप से हाई आसवान डैम मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है। यह बांध जल संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 1960 के दशक में किया गया था। अगला प्रश्न, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जल निकासी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह करती है पूर्ववर्ती जल निकासी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब कोई नदी किसी पर्वत श्रृंखला के उत्थान से पहले से ही वहां प्रवाहित हो रही हो और पर्वत के उठने के बावजूद वह अपनी पुरानी धारा को बनाए रखते हुए घाटियों को काटते हुए बहती रहे तो उसे पूर्ववर्ती या प्राचीन जल निकासी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है, जो यह दर्शाता है कि यह नदी हिमालय के बनने से पहले से ही अस्तित्व में थी। अगला प्रश्न, मिसिसिपी नदी पर डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है। बर्ड फुट डेल्टा। मिसिसिपी नदी का डेल्टा बर्ड फुट डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी आकृति एक पक्षी के पंजे जैसी दिखाई देती है। यह डेल्टा जलोढ़ डेल्टा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां नदी की शाखाएं समुद्र की ओर उभरती हुई नजर आती हैं, जिससे यह अनोखी आकृति बनाती है। यह डेल्टा विशेष रूप से सघन गाद निक्षेपण और धीमे जल प्रवाह के कारण बना है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। भारत में केवल यही अक्षांशीय रेखा है जो देश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा की कुल लंबाई भारत में 1422 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, नदी के द्वारा मध्यमार्ग में कौन सी स्थलाकृति बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है गोखूर झील। जब नदी भूभाग में बहती है तो वह अत्यधिक मंथर अर्थात धीमी हो जाती है और घुमावदार मार्ग बनाती है। समय के साथ यह घुमाव तेज होते जाते हैं और नदी स्वयं का मार्ग बदल लेती है। पुराना घुमावदार मार्ग नदी से कट जाता है और एक अर्धचंद्राकार जल निकाय बनाता है जिसे गोखूर झील कहा जाता है। यह स्थलाकृति विशेष रूप से नदी के मध्य प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो यह राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निम्नलिखित तीन देशों से लगती है। उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल। इस प्रकार सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं इन तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। अगला प्रश्न, पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा। पूरा योजना की पहली बार वकालत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। डॉक्टर कलाम ने इस योजना को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को लाने के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तावित किया था जिससे ग्रामीण विकास को तेज किया जा सके। अगला प्रश्न, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कब की जाती है? यह की जाती है 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या पर। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि साक्षरता दर में केवल वही लोग गिने जाते हैं जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक होती है।
7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट आमतौर पर बजट के से पहले पेश की जाती है और इसमें देश की आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक संकेतक और विकास के लिए नीतिगत सुझाव होते हैं। अगला प्रश्न, आईसीआरए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा में। आईसीआरए भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह कंपनी वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों, ब्रांड और अन्य वित्तीय उत्पादों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करती है। आईसीआरए की स्थापना 1991 में हुई थी। यह विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और वित्तीय उपकरणों को रेटिंग देता है, जैसे कि कॉर्पोरेट ब्रांड, ऋण, सरकारी योजनाएं, बैंक लोन आदि। रेटिंग से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस कंपनी या वित्तीय उत्पाद में निवेश करने का कितना जोखिम है। यह आर्थिक फैसलों में पारदर्शिता लाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका गठन भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यों को संभालने के लिए किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किस संगठन अथवा संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी द्वारा। इस रिपोर्ट को ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट सदस्य और गैर सदस्य दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के रुझानों, आंकड़ों और नीतियों का विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को प्रवासन से जुड़े मुद्दों की बेहतर समझ देना है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। यह उस समय भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम कब अस्तित्व में आया? उत्तर है 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। उस समय भारत सरकार ने देश की 245 निजी बीमा कंपनियों का विलय कर एक एकल संस्था बनाई, जिसे एलआईसी कहा गया। इसका उद्देश्य देश में बीमा कंपनियों को व्यापक बनाना और आम जनता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। प्लीहा। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मच्छर मादा के काटने से शरीर में प्रवेश करता है और लीवर अर्थात यकृत में कुछ समय विकसित होने के बाद लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इसके बाद प्लीहा इन संक्रमित आरबीसी को नष्ट करने और रक्त को साफ करने का कार्य करती है। इसलिए मलेरिया के संक्रमण में प्लीहा पर सबसे अधिक भार पड़ता है और यह परजीवी का भंडारण स्थल बन जाती है। मलेरिया में अक्सर प्लीहा बढ़ जाती है, जो डॉक्टरों के लिए एक लक्षण के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। यह बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम
आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया वह है जो सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा पैदा करने के लिए होती है। अगला प्रश्न, तापमान में वृद्धि के साथ तरल की साम्यता घट जाती है। साम्यता का अर्थ है किसी द्रव का प्रवाह का प्रतिरोध करने की क्षमता। जब तापमान बढ़ता है तो तरल अणुओं की गति तेज हो जाती है और उनके बीच का आपसी आकर्षण कम हो जाता है, जिससे वे आसानी से बहते हैं। इस कारण तरल की साम्यता घट जाती है। उदाहरण के लिए, ठंडा शहद गाढ़ा होता है, अधिक साम्यता। गर्म शहद पतला हो जाता है, कम साम्यता। अगला प्रश्न, सरगर्मी में विचलित तरल किसके कारण आराम करता है? साम्यता के कारण। जब कोई तरल सरगर्मी में से विचलित होता है तो वह अपनी आंतरिक प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे स्थिर अवस्था में लौट आता है। यह आंतरिक गुण जो तरल के कणों के बीच आकर्षण का प्रतिरोध करता है और गति को मंद करता है, साम्यता कहलाता है। इसलिए सरगर्मी से विचलित तरल साम्यता के कारण ही आराम अर्थात स्थिरता की स्थिति में लौटता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो यह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ये सभी ईंधन प्राचीन जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहने और उच्च ताप व दबाव के कारण बने हैं। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है जिसे जलाने पर हम ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न, सिरका, रक्त और धुआं में कौन सा कोयलाइड नहीं है? सिरका नहीं है। कोयलाइड ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक पदार्थ सूक्ष्म कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में फैला होता है और ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे ना तो तलछट बनाते हैं और ना ही फिल्टर से हटाए जा सकते हैं। सिरका, यह सिरका अम्ल और पानी का होमोजीनियस सॉल्यूशन है। इसके कण बहुत छोटे होते हैं और ये सच्चा घोल बनाते हैं, कोयलाइड नहीं। रक्त, यह कोलाइड है क्योंकि इसमें प्लाज्मा के भीतर प्रोटीन और अन्य कण फैले होते हैं। धुआं, यह भी एक कोलाइड है जिसमें ठोस कण गैस में फैले होते हैं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है? प्राणी भूगोल। जंतु भूगोल जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी पर विभिन्न जानवरों के भौगोलिक वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह जानने में मदद करती है कि कौन से जानवर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं और उनके वितरण पर जलवायु, भूगोल और पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। वनस्पति भूगोल पौधों के वितरण का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। प्राणी विज्ञान जानवरों का सामान्य अध्ययन। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने। योहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया था। ये नियम 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दिए गए थे और इन्होंने खगोलशास्त्र की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया। केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम। कक्षीय नियम, हर ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। क्षेत्रफल नियम, ग्रह जब सूर्य के पास होता है तो तेज गति से चलता है और जब दूर होता है तो धीमी गति से, परंतु वह हमेशा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। काल आवर्त नियम, ग्रह की कक्षा की अवधि और उसकी कक्षा की औसत दूरी का घन के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। एक ग्लैमोमीटर को इसकी श्रृंखला में जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत अधिक प्रतिरोध, ग्लैमोमीटर बहुत कम करंट का मापन करता है लेकिन वोल्टमीटर को किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज विभवांतर को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। यदि
ग्लेवनोमीटर को वोल्टोमीटर की तरह उपयोग करना है तो इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इससे ग्लेवनोमीटर अब कम करंट खींचते हुए उच्च वोल्टेज को माप सकता है। अगला प्रश्न, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और बाहर की ओर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से कम होती है और अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? अपसौर में। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस बिंदु को अपसौर कहते हैं। यह स्थिति हर साल जुलाई की शुरुआत में होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर जुलाई में और सूर्य की न्यूनतम दूरी उपसौर जनवरी में होती है।